आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के 18 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of फर्स्ट में क्या है 1800 और सेकंड में क्या है 2000। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में दो क्वेश्चन है। एक बार जब इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट आपका जो है 1800 हो तब आपको बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में आपने कितना पेश किया था। और एक बार जब आपका इंटरेस्ट जो है 2000 रुपये हो तब आपको बॉन्ड में आपने कितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया था आपको बताना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। 19 में दो क्वेश्चन है। तो देखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कोई ट्रस्ट है ना, फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब 30,000 जो है दो बॉन्ड में क्या किया गया है इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। एक मतलब क्या है ट्रस्ट है जिसमें 30,000 रुपये जो है क्या किया गया है दो टाइप के बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट में 30,000 रुपये था और इस 30,000 को क्या किया गया दो बॉन्ड में दो डिफरेंट बॉन्डों में क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया, दैट मीन्स डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। और कह रहा फर्स्ट बॉन्ड का जो है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड में आपने जितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है 5%। और जो सेकंड वाला बॉन्ड है वो आपको इंटरेस्ट कितना देगा 7%, ठीक है। तो हमें यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको डिवाइड ना बताना है कि जो 30,000 है जो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपने जो है डिवाइड किया है वो कितना है। कब? जब नंबर एक क्या हो 1800 रुपये क्या हो इंटरेस्ट हो, ठीक है। और नंबर बी में क्या है 2000 इंटरेस्ट हो तब आपको बताना है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे है। जैसे कोई ट्रस्ट है, ठीक है, कोई ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये है, ठीक है। तो वो क्या करेगा दो बॉन्ड में दो डिफरेंट बॉन्ड में 30,000 रुपये को क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया। फर्स्ट बॉन्ड में कुछ पैसा लगा दिया और सेकंड बॉन्ड में कुछ पैसा लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड वाला उससे क्या कर रहा है 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर और जो है सेकेंड बॉन्ड वाला क्या दे रहा है 7% जो है इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज दे रहा है, ठीक है। तो आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ये डिटरमाइन करना है कि फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 रुपये को जो 30,000 रुपये है दो टाइप बॉन्ड में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपये से आपको मतलब फर्स्ट बॉन्ड में आपने कितना पे किया है और सेकंड बॉन्ड में कितना पे किया है ना। और ये आपको कब बताना है जब आपका एनुअल जो है इनवल जो है आपको वार्षिक ब्याज नंबर एक 1800 हो तब बताना है। और नंबर दो सब कुछ वही रहेगा, ब्याज जो 1800 है सेकंड क्वेश्चन में वो 2000 हो जाए तो बताना है। समझ में आ रहा है बात। तो आपके पास कितना है 30,000 रुपये है। 30,000 को क्या करना है दो बॉन्ड में जो है डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि फर्स्ट बॉन्ड में ना ऐसे आप सपोज कर लेंगे कि भाई फर्स्ट बॉन्ड को सपोज आपने X रुपये गिव किया है, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड को सपोज मतलब जो है X रुपये दिया गया है 30,000 ना 30,000 रुपये है आपके पास, दो बांडों में डिवाइड करना है। सपोज ऐसे सोचिए जैसे 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये को दो लोगों में आपको बांटना है,
ठीक है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट को आपने अगर x दे दिया तो सेकंड वाले को कितना देना पड़ेगा, सेकंड वाले बांड को कितना देना पड़ेगा, सेकंड वाले पर्सन को, सेकंड वाले व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, 30,000 माइनस x देना पड़ेगा। बात को समझिए, ठीक है। अब ऐसे सपोज करिए आपके पास 10 रुपये है, क्या है, 10 रुपये है। दो लोगों को आपको क्या करना है, बांटना है। एक को अगर आपने 3 दे दिया तो अगले को क्या देना पड़ेगा, आपको 7 नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास 15 है और दो लोगों में आपको डिवाइड करना है, एक को आपने क्या दे दिया, एक को आपने सपोज 6 दे दिया, क्या दे दिया, 6, तो अगले को क्या देना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 9 कैसे आया, 15 माइनस 6 तभी 9 आया, 9 6 15। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके पास कितना है, ट्रस्ट में कितना जमा है, 30,000। और ट्रस्ट क्या कह रहा है, करेगा 2 बांड, 2 डिफरेंट बांड में उस पैसे को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मतलब खर्च करेगा, ठीक है। दो डिफरेंट बांड में वो उस पैसे को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बांड को हमने x सपोज कर लिया तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। अब यहाँ पे बात समझो, जो फर्स्ट बांड है उस पर आपको एनुअल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, ठीक है। और जो सेकंड बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है ना, सेकंड बॉन्ड पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, 7% ये मिलेगा, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, आपको यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप फार्मूला क्या जानते हो, पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है, याद करो। PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है, मतलब ये प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1 ईयर का, फर्स्ट ए में कितना दिया है, 1800 दिया है, क्या दिया है, 1800 दिया है। और इसको क्या करना है, इसको आपको यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या है पता है, ये आपका जो है प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, मूलधन को क्या करेगा, एक मैट्रिक्स में ले लेगा, और जो रेट है, जो क्या है, रेट है, उसको आप एक अनदर मैट्रिक्स में ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये है कि नहीं, x है और क्या है, 30,000 माइनस x है, ठीक है। और रेट कितना है, रेट फर्स्ट पे रेट कितना है, 5% ना, 5%, 100% होता है ना, 5। देखो बात समझो, 10% का क्या मतलब है, 10/100 की नहीं, बताओ, 10/100। ऐसे 20% का मतलब क्या है, 20/100, समझ रहे हैं ना। तो परसेंट का मतलब आब्लिक 100 हो जाना, तो 5% है तो इसका मतलब ये 5/100, और ये 7% है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/100, ठीक है। और ईयर क्या है, ईयर दोनों के लिए 1 ही है ना। तो अभी देखो, अभी इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करो, ये यहाँ रो जो है यहाँ पे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, x इंटू 5/100 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, प्लस बताओ 30,000 माइनस x इंटू 7/100 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर आप ये वैल्यू आप इसमें रखते ना तो भी ऐसे ही आता, क्या आता, तो भी यही टाइप का आंसर आता कि नहीं, बताओ, बात को समझो। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे हमने कहा PRT का यूज़ करो, PRT अपॉन 100। तो P आपका फर्स्ट के लिए x था और R क्या था, 5, टाइम तो एक ही था, बटे 100। तो देखो 5x/100 आया, तो आता कि नहीं आता। फिर क्या करते हैं आप, सेकंड बांड के लिए यही फार्मूला लगाते, तो ये आ जाता, आता ही नहीं। लेकिन आपको क्या करना था, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना था, इसलिए आपने क्या करा, प्रिंसिपल को एक मैट्रिक्स में लिया और रेट को एक मैट्रिक्स में लिया। एक चीज़ कॉमन था, पर ईयर,
1 ईयर तो 1 होना ही था। तो देखो ये चीज़ इसमें आ गया कि नहीं बताओ। तो ये यहाँ तक आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में। तो इस कैसे करना है समझे। अब क्या हुआ देखो 1800 ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा ये 5x बटे क्या है 100। देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं बताओ पहली बात। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा नोट डाउन, ये 5x हो जाएगा और यहाँ गुणा कर दो। ये 3000 लिख दिए क्या, 30,000 होना चाहिए ना 30,000। तो ये देखो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21,000 हो जाएगा कि नहीं बताओ ना, 21,000 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और 4 जीरो बढ़ा दो -7x। समझ में नहीं बताओ। अब ये क्या है, ये 1800 में गुणा कर देगा कि नहीं, हाँ तो कर देगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा ना, 4 जीरो हो जाएगा कि नहीं, 2 जीरो ऑलरेडी था, 2 जीरो यहाँ 100 से मिल गया। तो क्या हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,80,000 हो जाएगा कि नहीं बताओ। क्या हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 5x में ये 7x घटा दो, ये कितना हो गया है 2,10,000 ना। अरे यार 30,000 में जब 7 का गुणा कर दोगे 2,10,000 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2,10,000 और 5x में देखो 7x में 5x घटेगा -2x, नहीं -2x को इधर लेके चले आओ लेफ्ट साइड, -2x को इधर ला लो प्लस हो जाएगा। और ये 2,10,000 माइनस बताओ ये क्या हो जाएगा 1,80,000 ना। तो बताओ कितना आएगा ये 2x बराबर कितना आएगा 2,10,000 में 1,00,000 घटा दो 8 3 11 ना, कितना आ जाएगा 8 3 11 होता है 30,000 आएगा। और क्या आएगा 30,000 नहीं आएगा, 2,10,000 में 1,80,000 घटा दोगे, हाँ तो 30,000 आएगा आएगा। अब 2 से कट कर दो, तो 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 15,000 हो जाएगा कि नहीं बताओ। x बराबर क्या है 15,000। तो x मतलब ये फर्स्ट बांड था कि नहीं, फर्स्ट बांड में कितना इन्वेस्ट किया था 15,000 और सेकंड वाले बांड में भी कितना इन्वेस्ट किया था 15,000 ही, क्योंकि 30,000 में जब 15,000 घटाओगे तो 15,000 ही तो आएगा। तो फर्स्ट बांड का भी 15,000 आ गया और सेकंड बांड का भी 15,000 आ गया। क्लियर है कि नहीं बताओ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन है। इसमें 2 क्वेश्चन है। अभी एक बार जहां आपने 1800 के लिए सॉल्व किया है, यहीं आप दूसरे क्वेश्चन में बी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहीं 2,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, यहाँ यहीं पे 2,000 हो जाएगा। ये बाकी और सब यही रहेगा। यहाँ 2,000 हो जाएगा, यहाँ 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरा 2 लाख हो जाएगा। फिर नहीं 2 लाख नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा 2 लाख घटा दोगे, 2 लाख घटा दोगे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा ना। अब काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। फिर यहाँ रखोगे तब 30,000 में 5,000 घटा दोगे 25,000। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बांड में 5,000 और सेकंड बांड में 30,000 रुपये लगा था। समझ गए कि नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। क्या करना था, एक जैसे ट्रस्ट था, एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट में कितना मतलब जमा हुआ था फंड 30,000। अब उसको 2 बांडों में जो है डिवाइड करना था। 2 बांडों में क्या करना था इन्वेस्ट करना था। जैसे आपके पास 30,000 रुपये है, 2 लोगों में बांटना हुआ ना। तो एक को आपने अगर x दे दिया तो अगले को 30,000 माइनस x दोगे कि नहीं, समझ गए। उसके बाद कहा कि जो पहला व्यक्ति है वो आपको 5% जो है क्या देगा इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा 1 ईयर का, और जो दूसरा है वो 7% देगा ना। तो आपको बताना है कि अगर 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 2,000 हो, तब बताओ फर्स्ट बांड में और सेकंड बांड में कितना रुपए तुमने इन्वेस्ट किया था, मतलब फर्स्ट व्यक्ति को और सेकंड व्यक्ति को कितना कितना आपने दिया था। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या करा, क्योंकि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आव्यूह विधि का आव्यूह गुणन का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, ये जो मूलधन था, जो प्रिंसिपल था, उसको एक मैट्रिक्स में रखा और जो रेट था उसको एक मैट्रिक्स में रखा।
ठीक है। वैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप जानते हो, ये PRT/100 ना। अगर आप ये यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नहीं बोला होता, सिंपल मेथड से बोला होता तो ऐसे ही करते आप ना। पहले ये प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, आप ये फार्मूला लगा लेते, ऐसे ही तो आता ही था ना, और दूसरे का निकालते इतना आता, फिर दोनों को ऐड कर दे क्योंकि टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया था। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे यूजिंग मैट्रिक्स बोला था, इसलिए एक में आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स में आपने प्रिंसिपल को जमाया और एक मैट्रिक्स में आपने रेट को जमाया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यूजिंग मैट्रिक्स मेथड द्वारा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम है। अब आओ एक क्वेश्चन और आपको वर्ड प्रॉब्लम पे कराते हैं, तो आपको आएगा, धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखिए धीमे धीमे ही सब कुछ होगा ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया, 2 क्वेश्चन हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन फिजिक्स बुक और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। समझ पा रहे हैं? कहीं जैसे कोई बुक शॉप है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्कूल के लिए उसके पास 10, समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 10 दर्जन जो है, 10 दर्जन क्या है, केमिस्ट्री की बुक है। 10 दर्जन उसके पास केमिस्ट्री की बुक है। 8 दर्जन, ठीक है, 8 दर्जन उसके पास फिजिक्स की बुक है, ठीक है, और क्या है, 10 दर्जन फिर इकोनॉमिक्स की बुक है। किसकी? इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। कह रहा है देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40। मतलब केमिस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 80 है, और फिजिक्स का क्या है? 60 है, और इकोनॉमिक्स का क्या है? 40 है रिस्पेक्टिवली। तब कह रहा है कि जो बुक शॉप है उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा अगर इन सभी बुकों को क्या कर दे, वो क्या कर दे, सेलिंग कर दे, तो ना। जैसे आपके स्कूल के लिए, आपके स्कूल में ये 3 बुकें लगाई गई, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की। तो 10 दर्जन आपके स्कूल में सेलिंग के लिए केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन क्या है, इकोनॉमिक्स की बुक है ना। एक केमिस्ट्री की बुक कितने रुपए की मिल रही है? 80, और एक फिजिक्स की बुक कितने मिल रही है? 60, और एक जो है ना, तो ये पूरी बुक जो है सेलिंग कर देने के बाद, बेच देने के बाद ना, बुक शॉप के पास, जो बुक शॉप है, जो दुकानदार है, उसको कितना रुपए मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, यही बताना है। लेकिन यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा का मतलब समझ लेना, आपको मैट्रिक्स का यूज करके बताना है, समझ गए। अगर सिंपल बताना होता तो आप क्या करते पता है? आप पहली बात तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12, ठीक है। तो अपने पास 10 दर्जन है, तो इसका मतलब 10 गुणे 12। अपने पास कितने केमिस्ट्री की बुक है? 120 है, और एक का जो है 80 है, तो 120 का 120 गुणे 80 हो जाता है कि नहीं बताओ? ऐसे आप क्या करते? 8 गुणे 12 करते ना, 12 × 8 = 96, और गुणे कितना करते? 60 करते कि नहीं बताओ? और फिर 10 गुणे 12 करते 120 आता, फिर किससे गुणा करते? 40 से, ठीक है। टोटल प्राइस चाहिए ना, तो इनको और इनको तीनों को क्या कर देते हैं आप? प्लस कर देते। आंसर था प्लस कर देते, यही टोटल अमाउंट हुआ। लेकिन आपको क्या कह रहा है? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करके करो ना, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके, मैट्रिक्स का यूज करके इसको सॉल्व करो। सिंपली सॉल्व करना होता तो ऐसे सॉल्व करते, बताओ। तो आप एक जगह क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे 2 चीजें गिवन है कि नहीं बताओ? देखो, तो यहाँ पे ये टोटल रेट कैसे आया ना, बुक्स इनटू आपने क्या कर दिया? रेट।
तो टोटल अमाउंट आ गया कि नहीं बताओ। तो टोटल अमाउंट क्या होगा बोलो, ऐसे तो आएगा यार टोटल अमाउंट, बुक्स का रेट में मल्टीप्लाई कर दो 30, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स का, तो आपको आ जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, बुक्स रखनी है, और एक मैट्रिक्स में आपको क्या रखना है, एक मैट्रिक्स में आपको रेट रखना है। समझ रहे हैं बात को। तो रेट आपका देखो क्या है, 80 है, 60 है, 40 है, समझ में आ रहा है। और बुक देखो केमिस्ट्री की बुक कितनी है, 10 दर्जन है। 10 दर्जन का मतलब 10 दर्जन का मतलब 10 गुणे 12 ना, 120 टोटल बुक्स लिखोगे ना यहाँ पर, समझ पा रहे हो नहीं। 10 दर्जन केमिस्ट्री, 10 गुणे 12 120, समझ आ रहा है। और 8 दर्जन क्या है फिजिक्स का, 12 अट्ठे यहाँ पे 96 लिख देगा, फिर यहाँ पे भी 120 लिख देगा। अब मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई ऐसे करेगा कि नहीं बता, अभी सिंपल मेथड जो देखा था ना, बस ये 2 बार मैट्रिक्स का सीन लगाने के बाद सिंपल मेथड ही आना चाहिए। देखो अब क्या होगा, देखो अब आप गुणा करोगे, देखो 120 गुणे देखो 80 हो रहा है कि नहीं बताओ, प्लस 96 गुणे 60 हो रहा है, प्लस 120 गुणे 40 हो रहा है। बताओ अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लो, 12 अट्ठे कितना 96, 96 से हुआ कि नहीं बताओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 6 36 ना, हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57, ठीक है। और वो 12 चौक 48 कितना, 12 चौक 48, सोना 0 6 क्या आ जाएगा, ये आपका 8 6 14 हो गया सपोज ना, 21 हासिल 2, ये 9 9 9 18 2 20, कितना आया बताओ, 20,160 आया कि नहीं बताओ। तो आंसर क्या आ गया, 20,160, इतना रुपए टोटल अमाउंट हो गया आंसर। समझ पाए नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ पाए। एक शॉपकीपर था, उसके पास क्या था, 10 दर्जन केमिस्ट्री का, 8 दर्जन फिजिक्स का और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक था। जो केमिस्ट्री की एक बुक है 80 रुपये में, फिजिक्स की एक बुक 60 रुपये में और एक ना। तो पहले क्या करोगे, टोटल फिजिक्स की कितनी बुक है, केमिस्ट्री की कितनी बुक है वो निकालोगे। तो यहाँ पे 10 दर्जन अगर केमिस्ट्री है तो मतलब 120 बुक थी केमिस्ट्री की, और 96 बुक थी फिजिक्स की, और 120 बुक थी क्या, ये 80 रुपये किसका रेट है, केमिस्ट्री का है ना। तो देखो ये केमिस्ट्री का है, देखो 80 से गुणा हुआ नहीं, और इससे गुणा होगा, और इससे करके ऐड कर दोगे तभी टोटल अमाउंट आएगा। तो टोटल अमाउंट, तो इसलिए आप यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना था, इसलिए आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स में बुक रखा और एक मैट्रिक्स में रेट को रखा और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है कि नहीं बताओ, कर लोगे। जो अगली प्रॉब्लम थी वो भी ऐसे ही थे। बेटा एक बात बता दे, जो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ईजी है लेकिन आपको डरा देगा। वर्ड प्रॉब्लम से देखो बच्चे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अगर भयभीत आप नहीं हुए और आप जरा सा हिम्मत कर दिए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी बेमिसाल हो जाएगा। समझ गए ना, आपको भयभीत नहीं होना। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ईजी था, आपके पास 30,000 था, 2 लोगों में बांटना था ना। पहले को दिया कहा आपने कि 5% उससे मैं लूँगा ब्याज, और दूसरे को दिया आपने कहा 7%। फिर आपने कहा टोटल मेरा जो है एक ईयर का पहले में 1800 है, तब बताओ मैंने फर्स्ट को कितना दिया था, सेकंड को कितना दिया था, यही क्वेश्चन था ना। फिर देखा आपने कैसे सॉल्व हुआ। वैसे ये वाला बड़ा अच्छा है, जैसे कोई स्कूल के लिए क्या है, आदमी ये 3 किताबें उसको लेना है, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री का लिया, 8 दर्जन इसकी, 10 दर्जन इसकी लिया, और एक केमिस्ट्री का इतना, एक इतना, तो फिर टोटल बताओ। तो ऐसे करोगे, केमिस्ट्री जितनी बुक लिया है उसका इससे गुणा कर दोगे ना, फिजिक्स का इससे कर दोगे, इकोनॉमिक्स का इससे कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन आपको मैट्रिक्स का यूज करते हुए करना है, इसलिए एक बुक मतलब एक जगह मैट्रिक्स रखना और एक जगह रेट रखना और ऐसे गुणा कर देना, हो गया। समझ में आया बात, क्लियर है। तो अब कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, बेहद शानदार है। 3 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए।
देखिए क्या कह रहा है, एज्यूम यहाँ पे 21 देखिए, एज्यूम कह रहा है एक्स वाई जेड, देखो कैपिटल एक्स वाई जेड डब्लू पी, ये क्या है, मैट्राइसेस हैं, क्या है, मैट्राइसेस है, जिनके आर्डर क्या है, पहले का आर्डर है 2/n, फिर अगले का आर्डर आपको 3/k, फिर अगले का आर्डर 2/p, फिर n/3 ना, और लास्ट में p/k। समझ रहे ना? कितने मैट्राइसेस हैं बताओ? 5 मैट्राइसेस हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 मैट्राइसेस हैं नहीं। ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एक्स है उसका आर्डर क्या है 2/n, और वाई वाले का ना, और जेड वाले का ना, और डब्लू वाले का, और पी वाले का देखो ये दिया है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है 21 में, क्या कह रहा है देखो 21 में कह रहा है, ये 21 22 दोनों के लिए ये चीज़ गिवन है। 21 में कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई विल बी डिफाइंड आर, ठीक है। ये देखो पी है कि नहीं बताओ, हाँ, और ये वाई वाला मैट्रिक्स है, ये डब्लू वाला मैट्रिक्स है, और ये वाई वाला मैट्रिक्स है। बात को समझना, ये पी वाला मैट्रिक्स है, पी वाले मैट्रिक्स का आर्डर क्या है देखो, पी वाले मैट्रिक्स का आर्डर क्या है देखो, p/k है कि नहीं, और वाई वाले का 3/k नहीं है, हाँ। ऐसे फिर से डब्लू वाले का देखो, डब्लू वाले का देखो क्या है n/3 है, और वाई वाले का फिर से देख लो, वाई वाले का क्या है देखो 3/k है, क्या है 3/k ना। यहाँ देखो पी वाई है ना, पी मैट्रिक्स पी आर्डर लिख दिया, वाई का आर्डर लिख दिया, डब्लू का आर्डर लिख दिया, और मैट्रिक्स वाई का आर्डर लिख दिया। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं बताओ भाई, पी का वाई मल्टीप्लाई हुआ होगा ना पी का वाई से, तो और ऐसे यहाँ पे ना। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होते समय क्या होता है आप जानते हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है ना। तो यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम देख रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखना होता है, ये होता है कि नहीं, और यहाँ पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया, ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का क्या कॉलम, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल है कि नहीं बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, टिक टाक को छोड़ दो, तो इसका आंसर जो है n/k में आएगा कि नहीं बताओ, n/k में आएगा ना। इसका आर्डर क्या है, ये टिक टाक वाला छोड़ दिया जाता है ना, दो मैट्राइसेस का आर्डर कैसे लिया जाता है मैंने बताया था खूब विधिवत ढंग से। ये जो देखो अभी आप चेक कर रहे थे इसका पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ का नंबर आप कॉलम नंबर CR इक्वल होना चाहिए, देखो CR इक्वल है कि नहीं, तो CR को भूल जाओ, तो अब ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं, मतलब इस आर्डर का मैट्रिक्स का आंसर आएगा कि नहीं n/k का, तो इसका प्रोडक्ट n/k में आ गया। ऐसे यहाँ देखें, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखो कॉलम और रो देखना होता है। अब ये इसको आप भूल जाइए, इसको जब आप भूल जा रहे हैं तो आ क्या रहा है देखो p/k आ रहा है कि नहीं, p/k आ रहा है। अब इसका प्रोडक्ट ये हो गया, इसका प्रोडक्ट ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे कि नहीं बताओ, क्या करोगे ऐड, और ऐड करने पे क्या होता है बताओ, ऐड करने पे तो सेम आर्डर रहना चाहिए ना। अगर इनको हम ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स इनका सेम आर्डर रहा होगा, सेम आर्डर रहा होगा। सेम आर्डर रहने का मतलब क्या है समझ रहे हैं ना, p/k इक्वल टू क्या n/k, सेम आर्डर होने का यही मतलब है। अब ये k से k स्वाहा कर लो, p बराबर n हो गया कि नहीं बताओ, इसमें p बराबर क्या हो गया n हो गया। समझ गए ना,
अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको देख के बताना है। तो इसमें P बराबर n, देखो कह रहा है P बराबर n होगा, क्या होगा, P बराबर n। तो P बराबर n देखो फर्स्ट में क्या है, कह रहा है K बराबर 3 और P बराबर n, और सेकंड में कह रहा है K इज आर्बिट्रेरी, P इक्वल टू 2। ये तो सही नहीं है, P बराबर n होगा, ठीक है, P बराबर क्या होगा, n होगा। हाँ तो ये ऑप्शन ए सही है। इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है देखो, P बराबर n है और K का मान 3 कह रहा है। P बराबर n है और K का मान क्या कह रहा है, 3 कह रहा है। वैसे भी देखो अगर आप ना यहाँ देखो अगर आप कंपेयर करो तो K का मान एक तरीके से 3 ही तो होगा, K का मान क्या होगा, 3 ही तो होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 21 का ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं सही। अब इसमें यार थोड़ा ऑप्शन इसका चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं तो ही कंफर्म हो पाएंगे। थोड़ा सा हमारे हिसाब से यही ऑप्शन ही सही होना चाहिए इसका। 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं। आप लोग बुक तो लाते नहीं है, इस चेक करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभार। लो एक मिनट लगेगा चेक करने में, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। लो अब समय है नहीं तो यहाँ पे बुक लाए होते सही रहता। बुक लेके आया करिए यार, मगर बुक के आप मैथ पढ़ने चले आते हैं, मास्टर ही बुक लेकर बैठा रहा करे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। P बराबर n होगा और K की वैल्यू 3 होगी, समझ गए। सेम आर्डर है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो P बराबर n हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखो मान, यहाँ देखो यहाँ 3 है और यहाँ K है, तो K का मान एक तरीके से 3 हुआ कि नहीं बताओ, नहीं हुआ ना। और यहाँ से भी अगर आप समझ पा रहे हैं ना, K का मान क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये वाला P बराबर n निकला कि नहीं, P बराबर n किस में है, केवल A में ही तो है। तो वैसे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि A वाला ही ऑप्शन सही होगा, और कहीं तो P बराबर n है नहीं ना। P बराबर n तो केवल किस में, ऑप्शन A में है, समझे। अब उसके बाद 20 और एक क्वेश्चन देख लो, कौन सा, 22 वाला। ये समझ में आया नहीं, समझ फिर से समझाएं। चलो आगे देख लो। अब 22 वाला क्वेश्चन देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल में आता है और आएगा ही एक। अब 22 देख लो, 22 क्या कह रहा है देखो, कह रहा है n बराबर p है, क्या है, n बराबर p है, n बराबर p है। तब कह रहा है कि भाई 7x माइनस 5z, इसका आर्डर बताओ। 7x माइनस 5z का आर्डर बताओ। देखो 7x का मतलब जान ही रहे हो, x का कौन सा आर्डर है, देखो x मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, देखो ना यार, 2 × n है। 5 और z का देख लो यार, हाँ तो 2 × p। देखो एक तरीके से 7 इसमें गुणा कर जाएगा कि नहीं, अंदर 5 भी अंदर, तो एक मैट्रिक्स यहाँ आएगा और एक मैट्रिक्स यहाँ आएगा कि नहीं बताओ। और दोनों को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या होता है, आर्डर सेम ही रहता है, मतलब 2/n इक्वल टू 2/p, ये होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। तो यहाँ पे देखो 2 तो ये स्वाहा हो गया, तो n बराबर एक तरीके से p, n बराबर p ना, तो कह रहे हैं n बराबर p है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी n बराबर p ही निकला कि नहीं।
अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सटीक बैठेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो कहा क्या p/2 होगा, क्या होगा p/2 होगा। फिर ऑप्शन बी था, कहा क्या 2/n होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी था, कहा n/3 सही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है क्या p/n होगा, ठीक है क्या भाई। तो अब इसमें जो है 2/n सही है, क्या है 2/n। देखो पहले देखो p/n तो होगा नहीं, n/n=p होगा। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। और यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ आर्डर में देखो 2 है, n है, 2 है और p है कि नहीं। तो ये 3 हो सकता है, कतई भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, बताओ। और अब यहाँ देखो 2/2 तो चला गया तो n/p आएगा कि नहीं, n/p आ रहा है। अब यहाँ पे देखो p/2 तो हो नहीं सकता, p/2 कैसे नहीं हो सकता, पहले पे 2 कहाँ पॉसिबल है, पहले पे 2 नहीं है, नहीं सॉरी बाद में 2 नहीं पॉसिबल है। देखो यहाँ पे भी पहले पे 2 है, यहाँ पे भी पहले 2 है। आर्डर में देखो यहाँ पे भी फर्स्ट में 2 है और फर्स्ट में यहाँ पे भी 2 है ना। तो यहाँ पे 2 कहाँ हो सकता है, 2 यहाँ पे फर्स्ट पे हो सकता है, सेकंड पे 2 पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये वाला 2 पॉसिबल है, ये वाला, ये 2 देखो नंबर 2 पे है ना। तो यहाँ पे नंबर 2 कहीं है, नंबर 2 पे कहीं 2 है यहाँ और यहाँ कहीं नहीं है। तो नंबर 1 पे ही तो 2 हो सकता है, तो 2 होगा। और 2/n हो सकता है, 2/n भी हो सकता है, 2/p भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है नहीं, क्योंकि n=p है यार, n=p नहीं है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। और तो और क्या पॉसिबल था, n=p मतलब पॉसिबल ही था। तो यहाँ पे समझ पाए नहीं, आइडिया लगा। तो यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, है। n=p तो आपको दिया ही था, तो आपको यहाँ अंदाजा नहीं लगा, 2 है, 2 और ये n दोनों p के बराबर है, ये है, क्या दिक्कत है, चाहे जहाँ n है p लिखो ना। तो आर्डर क्या होता है, सेम होता है ना। तो इसका आर्डर भाई इनका आर्डर यही तो होगा, यही तो आएगा, दोनों का आर्डर सेम है। तो इसका जब आंसर का आर्डर, ये आंसर का आर्डर है, ये किसका आर्डर है, आंसर का। तो आंसर में कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना। तो कौन वाला होगा, यही वाला तो होगा, क्योंकि और वो वाला तो कहीं है नहीं। तो यही वाला ऑप्शन है। ये दोनों इक्वल नहीं है भाई, इक्वल है ना। तुमको दिख नहीं रहा है कैसे इक्वल है, ये देख, जहाँ p है वहाँ p n कहाँ है क्वेश्चन ना, n लिख सकते हो। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम आर्डर नहीं है। तो जो आंसर आएगा उसका भी तो ये आर्डर आएगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो चूंकि ये वाला तो है नहीं, यही वाला है, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्लियर है। तो इससे आपका क्या हुआ भाई, 3.2 जो है आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन का समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो है अगली क्लास में उसको बताने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर वो क्वेश्चन अगले वीडियो में रिपीट कर दीजिएगा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से तो मैंने आपको बता दी एक एक चीज़। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो रिपीट करने के लिए जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो बोल दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वाले क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड